नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आज मैं एक विशेष टॉपिक ओबीसी कॉलम या जाति जनगणना दोनों में क्या अंतर मैं देखता हूँ, इस विषय पे बात करूँगा और इसको समझाऊँगा। उससे पहले जो कल आपने कॉल रिकॉर्डिंग देखी मिथिलेश कुमार शर्मा, ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिन्होंने अभद्र भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल किया, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। तो मैंने एक ट्विटर पे परसों पोस्ट किया और उसी को उठा करके फेसबुक पे कॉपी कर दिया। आप दोनों पोस्ट को देख सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। दरअसल मैं फेसबुक पर ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, वहाँ पर केवल कुछ डालना रहता है, डाल के चला आता हूँ, मैं देखता नहीं। तो इन्होंने अपना कोई पोस्ट किया होगा ओबीसी कॉलम को लेकर, जो मैंने नहीं देखा कि ओबीसी जनगणना में ओबीसी कॉलम हो, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा। तो इनको लगा, ये भी एक संयोग है कि इन्होंने उस पर किया और उसी में मेरा एक पोस्ट आया। अब मैंने उसमें न किसी को मेंशन किया टैग, न किसी का नाम, और इनको लगा कि वो चीज़ हमसे बोली गई है, हमारे लिए बोली गई है। तो इन्होंने करीब 1:30-2 बजे के आसपास 2-3 बार कॉल किए। तो मैं काम में व्यस्त था, मैंने कॉल नहीं देखा और मेरे रिश्तेदार का भी कॉल आया, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। तो जैसे ही मैं नीचे आया तो मैंने देखा 7-8 मिस कॉल पड़े हुए हैं। मैंने उसको ओपन किया और पहले तो रिश्तेदार को कॉल लगाया, उसके बाद मैंने इनको कॉल लगाया। बात हुई, उसके बाद की रिकॉर्डिंग आपने सुनी है और नहीं सुनी होगी तो वो आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, पहले तो जो जिस तरीके की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, जो टॉपिक आपको मैंने बताया, वो कह रहे हैं कि भाई मैं 4 साल से लिख रहा हूँ। शर्मा जी, मिथिलेश कुमार शर्मा जी 4 साल से लिख रहे हैं और मैं 4 साल से सड़कों पर निकल करके गांव-गांव जा कर के लोगों को समझा रहा हूँ, आप सब जान रहे हैं। उसी को शर्मा जी बकवास करना बोल रहे हैं, घूमना बकवास करना, पहली बात। तो अब मैं कब से क्या कर रहा हूँ ये मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैं कब से लिख रहा हूँ। आप देखिएगा, 2015 के लास्ट में मैंने अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन लिया था और फिर चलाना सीखा, टाइम लगा चीज़ों को, सोशल मीडिया की समझने में, क्या सही क्या गलत। 2016 से और उससे पहले से मैं लगातार लिख रहा हूँ। आप लगातार देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये 10 अगस्त 2016 की पोस्ट है। उसके बाद 2016 उरी हमला जब हुआ तो उरी हमला के शहीदों को श्रद्धांजलि को लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, न्याय की मांग को लेकर के लखनऊ जीपीओ पर। आप उसका आप फोटोज देख लीजिए, बाकायदा सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर 19 सितंबर 2016 हमने इलाहाबाद में प्रोटेस्ट किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को, बहनों को न्याय दिलाने की उनकी जो मांग थी उसको लेकर के 2016 आप देख लीजिए। उस समय मैं 20-22 साल का हुआ करता था। उसके बाद 2017 में लगातार जो घूमा बदोई गया, अन्य तरह के लोगों में भी एक्टिव रहा। आप देखिए स्क्रीन पर 16 जुलाई 2017 को जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई के लिए आंदोलन हुआ, मैं उसमें भी शामिल था 2017 16 जुलाई। उसके बाद मंदसौर में गोलीकांड हुआ था शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, जिसमें 6 किसान भाई मारे गए थे। उसको लेकर के 17 जून को प्रदर्शन किया था, जिसमें मेरी गिरफ्तारी हो गई थी। मुझे रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया था और खोल दिया था प्रदर्शन का, और वही मेरी पहली गिरफ्तारी थी और उसी में मुझे प्रताड़ित सर्वाधिक किया गया था। उसी में मेरे साथ जो है बर्बरता की गई थी और मुझे जाति सूचक गाली देते, जो ब्राह्मण जाति का एसएचओ था, उसने कहा कि साला अहीर है, साले को जूते में डाल के पेशाब पिलाओ, नेतागिरी करता है। तो ये चीज़ें सरकार चली गई और नेतागिरी नहीं गई, क्योंकि तत्काल ही उसी समय सपा की हट के भाजपा की सरकार बनी थी। 19 मार्च को हमने जो है ईवीएम के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था। 19 मार्च 2017 में कॉल दिया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें परमिशन नहीं मिली थी, जिसके कारण हमें जो है अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था, केवल ज्ञापन दे करके। क्योंकि उसी समय सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण हुआ था, वो एक सहयोग था। हमारी तारीख जो थी वो पहले से
फिक्स थी 19 मार्च की, और सीएम योगी आदित्यनाथ का बाद में फिक्स हुआ था, तो इस वजह से परमिशन नहीं हुआ। उसके बाद हमने 2018 में एक पहली यात्रा प्लान की थी उत्तर प्रदेश के 45 जिलों की, जिसका नाम हमने दिया था अम्बेडकर मंडल विचार प्रसार यात्रा, और जिसका बैनर हमने हिस्सेदारी सत्याग्रह बनाया था, जिसका स्लोगन था जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की लड़ाई। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों का ये कार्यक्रम 23 सितंबर 2018 से शुरू होना था और 30 दिसंबर 2018 तक चलना था। इस कार्यक्रम को मैं कर नहीं पाई। जब हमने पहला प्रोग्राम अपना तैयार किया तो यहाँ से हमारे विरोध की शुरुआत होती है, जब मैं पहली बार सड़क पे आया। उसके बाद से आप जान ही रहे हैं, लगातार मैं जो सड़क पे आया हूँ और लगातार जो हमने काम किया है आप लोगों से छुपा नहीं है। अगर आपने नहीं देखा, आप पहली बार आए हैं, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, जाकर के प्लेलिस्ट मंडल यात्रा वाली है वो चेक कर सकते हैं, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो ये विरोध किस बात का हमारा है? विरोध इस बात का है कि 2018 में मैं मान लीजिए आज अभी मैं 30 साल का हो गया हूँ। मैंने जब 4 साल पहले मंडल यात्रा और इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए तो मैं 25-26 साल का था। समाज में एक जो मेंटलिटी है कि ये कल का लौंडा, हम इसका साथ नहीं दे सकते, हम इसका नेतृत्व क्यों स्वीकार करें, हम इसकी बात क्यों मानें, वो मेंटलिटी, सिर्फ इस मेंटलिटी की वजह से, इस मानसिकता की वजह से केवल जो है मेरे खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ इस मानसिकता से हो रही हैं। आज भी आप अगर देखेंगे ग्राउंड पर जिस तरीके से हमने काम किया, वैसे तो ये बात कहना मुँह मिट्ठू वाली बात हो जाती है, लेकिन मजबूरी में कभी कभी ये बातें बतानी पड़ती हैं। तो जिस तरह हमने काम किया है उस तरीके से आपको ओबीसी में कोई काम करने वाला अगर मिलता है, मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको नहीं मिलेगा मेरी उम्र का, और इसी वजह से सिर्फ मेरा जो विरोध है वो इसी मानसिकता के तहत लोग करते हैं कि ये कल का लौंडा आ गया, ये अब जो है हमें सिखाएगा, ये अब जो है आंदोलन करेगा, ये अब जो है मूवमेंट करेगा। इसी को लेकर के हमारा हर बार प्रोग्राम में हमारा विरोध किया गया, वो इसी मानसिकता के साथ किया गया। इसी मानसिकता के साथ हमारा जो है सपोर्ट नहीं किया गया, हमारे खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया गया, वो भी इसी मानसिकता के तहत किया गया। सोचो लोगों का कितना ईगो लोगों का आड़े आता है कि एक वो मंचों से तो कहते हैं, मीटिंगों में, सभाओं में तो कहते हैं कि युवाओं को सड़क पे आ जाना चाहिए, लेकिन जब कोई युवा अगर आ जाए तो फिर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जो एक थिंक बनी हुई है ना। और मैं ये नहीं कहता, आप देखिएगा कि ये समाज मुझे भी स्वीकार करेगा आज से 15-20 साल बाद, जब मैं 50 का हो जाऊंगा, उस समय ये समाज मुझे क्रांतिकारी मानेगा। जब मेरे शरीर में क्षमता नहीं रहेगी इतनी मेहनत करने की, जब मैं पुलिस की लाठी से इसलिए डरूंगा कि कहीं हड्डी टूट गई तो जुड़ेगी नहीं, तो जब मैं सर्दी गर्मी बरसात को झेलने की स्थिति में नहीं रहूँगा, तब मुझे समाज ये क्रांतिकारी मानेगा। तो वही चीज़ मेरे साथ होती आ रही है और यही युवाओं के साथ होता है। इसीलिए ओबीसी का कोई भी मोमेंट कभी खड़ा नहीं हो पा रहा है सही से, और इसीलिए जो है लोग मेरे साथ नहीं खड़े हुए, नहीं जुड़े, पहली बात। आप दूसरी बात आप सुनिए, शर्मा जी कह रहे हैं कि वित्त पोषित सबसे चंदा लिया, अब मैं इसका भी दे देता हूँ। कोई भी आप लोग भी कोशिश करिए, पूरे वीडियो को सब जगह सर्कुलेट करिए। एक आदमी ऐसा लेके आइए सामने जिसके पास मैं गया हूँ रसीद लेकर के कि मुझे चंदा दीजिए। एक आदमी पूरे देश से निकाल के दिखाइए, मैंने कहा हो कि मुझे चंदा दीजिए, नहीं मिलेगा। मैंने किसी से फ़ोन करके कहा हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता था कि जिस तरीके से, जिस आधार पे लगातार मेरे साथ भेदभाव होता है, अगर मैं जाऊंगा तो अगर सामने वाला उस मानसिकता का हुआ तो मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं किसी के पास कभी नहीं गया हूँ, आज तक रसीद लेके नहीं गया हूँ। मैंने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के जरिए सहयोग मांगा। जो लोग इस मानसिकता के शिकार नहीं थे, जिन लोगों ने हमारी उम्र के बजाय काम को, मेहनत को देखा, उन लोगों ने हमारा अपनी क्षमता अनुसार सहयोग किया। और बाकी जो सामाजिक काम है, सामाजिक सहयोग चलते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी के व्यक्तिगत नहीं है जो सब अपना प्रॉपर्टी बेच के लगा दे। हम तो फिर भी 7-8 लाख के कर्जे मांगे, इसके लिए भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैं उसको लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो नफ़रत है वो सिर्फ इसलिए है
कि एक नया लड़का जो 20-21 साल की उम्र से बल्कि और उससे पहले करीब 17-18-19 साल की उम्र से निकलता है और लगातार जो है रुकने का नाम नहीं लेता, काम कर रहा है, जागरूक होकर के आगे बढ़ता जा रहा है और फिर समाज की समस्या को समझ करके समाज को समझाने के लिए घर परिवार छोड़ करके गांव-गांव भटक रहा है, जिसको बकवास करना और टहलना, घूमना शर्मा जी, मिथिलेश कुमार शर्मा जी जैसे लोग बोलते हैं। और इनकी भाषा में जो ये 4 साल से लिख रहे हैं वो क्रांति करना है, और हम जो 4 साल से कर रहे हैं गांव-गांव जा कर के, इवन जो पिछले 8-10 साल से 11 साल से कर रहे हैं, वो टहलना और बकवास करना है। क्यों जी? उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि मैं अभी जाके कहीं 30 साल का हुआ हूँ और 18-19 साल की उम्र से यात्रा शुरू की थी, तो 24-25 साल की उम्र से ये सब शुरू कर दिया था। तो उनकी नज़र में या तमाम उनके जैसे जो लोग हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं, सिर्फ इसी मेंटलिटी की वजह से हैं, और कोई दूसरा उनके पास कारण नहीं है वो हमारे खिलाफ क्यों हैं। अगर वो खुद से अपनी आत्मा से, अपने दिल से पूछेंगे ना कि वो विद्रोही के खिलाफ क्यों, तो उन्हें कोई रीज़न नहीं मिलेगा। सिर्फ इसलिए खिलाफ है कि उनका ईगो आ रहा है कि एक नया लौंडा, इसका साथ हम कैसे दे सकते हैं। ये उन लोगों को मेरा काम बकवास लगता है। खैर चलिए, अब हम इसका भी जवाब दे देते हैं कि उन्होंने तो नहीं सुना, और अगर मुझे लगता है कि तत्काल जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैं उठा लिया होता, तो ये तो पता नहीं किस तरह गाली देते। हाँ, लेकिन मैं अब कह दे रहा हूँ, आपने सुना, मैंने उम्र के हिसाब से सम्मान किया, पर अब अगर बदतमीजी की गई तो मैं कतई सम्मान नहीं करूंगा। रहा सवाल उनके संगठन का, तो मैं किसी के संगठन से कोई मतलब नहीं रखता हूं। उनका संगठन अगर इस बात को लेकर के कोई टीका टिप्पणी करेगा तो मैं प्रतिक्रिया पूरे एविडेंस के साथ में दूंगा, मुझे कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जब तक वो नहीं कहेंगे, मैं अपनी तरफ से उनके संगठन को लेकर कोई बात नहीं करूंगा। उनका संगठन, उनका तरीका, उनका काम, वो जाने कैसे कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो चाहिए। अब हम आते हैं ओबीसी कॉलम और जाति जनगणना, दोनों में क्या अंतर है इस विषय पर। देखिए, ओबीसी कॉलम का जहाँ तक सवाल है, ओबीसी कॉलम से एक आंकड़ा केवल निकलेगा समस्त ओबीसी का कि इतनी संख्या है, और बाकी जो संयुक्त आंकड़ा नौकरी फौकरी लेके संयुक्त रूप से वो आएगा। और उसमें जो है ये भी एक चीज़ रहेगी कि भाई जैसे राजस्थान में जो जाट है वो ओबीसी में है, लेकिन हरियाणा का जाट जो है वो जनरल में है, और राजस्थान का जाट केंद्र में जनरल में है, स्टेट में ओबीसी में। ऐसी कई जातियां जो स्टेट में ओबीसी में है और सेंटर में जनरल में है, या फिर एक स्टेट में बैकवर्ड है। जैसे धोबी समाज है, रजक समाज, वो यूपी के अंदर एससी में है और महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी में है। जो मीणा कम्युनिटी है वो राजस्थान के अंदर एसटी के अंदर आती है, बाकी अन्य जगहों पर वो ओबीसी के अंदर आती है। जैसे मध्य प्रदेश में ओबीसी में आती है, गुजरात में भी ओबीसी में आती है। पटेल कुर्मी समाज है वो लगभग ज़्यादातर जगह पे, जैसे इधर ओबीसी है, गुजरात में पाटीदार पटेल जनरल में है, झारखंड के अंदर वो एसटी के अंदर आता है, जिसको महतो बोलते हैं। और यही मेरे साथी प्रभात जी ने बताया कि प्रतापगढ़ के अंदर, यूपी में ही प्रतापगढ़ में जो कुर्मी हैं वो शुअर का पालने का व्यवसाय करते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में या नहीं, मैंने इस पर मुझसे बात नहीं की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और राजस्थान के अंदर ही भरतपुर और जो जोधपुर का जाट है वो शमन में आता है। तो एक ये पेच फंसेगा, इसको आप कैसे क्लियर करेंगे भाई? किस आधार पे आप करेंगे कि भाई ये ओबीसी है, ये क्या है, कैसे है और कितनी संख्या होगी? एक तो ये है, तो यहाँ केवल क्लियर होगा। अब मेन चीज़ जो है कि केवल ओबीसी कॉलम से जो ओबीसी के अंदर का झगड़ा है वो ख़त्म नहीं होगा। झगड़ा क्या है कि भाई कुर्मी खा गया, अहीर खा गया, जाट खा गया, गुज्जर खा गया, या नाई खा गया, या प्रजापति खा गया, जो एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लोधी खा गया कि फला का आरक्षण फला खा गया, फला का आरक्षण फला खा गया। ये कब खत्म होगा और सही डेटा कब आएगा? जब जाति के अनुसार जनगणना होगी, तब ये निकल के आएगा। ओबीसी कॉलम से ना तो किसी के जात का आंकड़ा आएगा, ना ही किसी का मतलब जातिवार जो विषमताएं हैं वो सामने आएंगी, ना ये पता चल पाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है, किस जाति में नौकरियां कितनी हैं, किस जाति के पास ज़मीनें कितनी हैं, कौन जाति शिक्षा में किसका क्या स्तर है, सामाजिक पिछड़ापन क्या है, आर्थिक पिछड़ापन क्या है, व्यावसायिक स्थिति क्या है, और जो है फोर्थ क्लास में किस समाज के कितने लोग हैं, एक क्लास में किस समाज के कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, अफसर हैं। ये सारा आंकड़ा जो है, ज़मीनें किसके पास कितनी हैं, संपत्ति किसके पास कितनी है, ये जो सारा आंकड़ा है, ये अलग अलग जो क्लियर कट आंकड़ा है, ये ओबीसी कॉलम के साथ आने वाला नहीं है।
ये उसमें एक साथ इंक्लूड हो जाएगा। राउंड फिगर सबका मिला करके कि पूरे ओबीसी में प्रजापति, नाई, धोबी, यादव, कुर्मी, शाक्य, लोधी, सबके पास मिला करके 70 नौकरियां हैं, तो ओबीसी 70 नौकरी पाया है। लेकिन अलग अलग किसके पास कितनी है वो आंकड़ा नहीं आएगा और ये लड़ाई चलती रहेगी। एक बार ओबीसी कॉलम के आधार पर अगर हो गया तो फिर ये मूवमेंट उसी तरह आइसोलेट हो जाएगा कई वर्षों के लिए, जिस तरह पिछले मंडल कमीशन के दौर से ही ये कहते आ रहे हैं कि हमारी आबादी 52% है, 52% है, 52% है और इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए सही से हर जाति के उत्थान के लिए ये ज़रूरी है कि जाति आधार पर जनगणना हो। ओबीसी कॉलम भी रहे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओबीसी का कॉलम हो और कॉलम के साथ में जाति की भी गिनती हो, हमारी ये मांग है। अगर आप कोई भी सिर्फ ओबीसी कॉलम की बात करेगा तो मैं 100% फिर वही कहूँगा कि वो आदमी मनवादी है, भाजपा वित्त पोषित है, आरएसएस वित्त पोषित है, वो संगठन या व्यक्ति जो केवल ओबीसी कॉलम की बात कर रहा है। हमारी लड़ाई केवल ओबीसी कॉलम की नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो संयुक्त नहीं बल्कि संयुक्त के साथ में अलग अलग भी जो हमारा आंकड़ा है वो क्लियर हो, ताकि हर कम्युनिटी को पता चले कि वो कितना अगड़ा है, कितना पिछड़ा है, कितना उसको हक मिल रहा है, कौन उसका हक खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, उसके समाज की स्थिति क्या है, ताकि वो अपने स्तर पर भी समाज के उत्थान के लिए कोई प्रयास कर सके और सरकार भी उस समाज के लिए स्पेशली किसी योजना पर विचार कर सके और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए स्पेशल बजट की व्यवस्था कर सके। तो आप बताइए इसमें कहाँ दिक्कत है, किसी को क्या जरूरी है, आप खुद बताइए। ओबीसी के कॉलम के आधार पर सबको गिन लिया जाए या फिर ओबीसी कॉलम के साथ में जाति की जनगणना की जाए। मैंने कहा कि अगर कॉलम नहीं भी रहेगा, सरकार कहेगी हम कॉलम एक चीज़ रखेंगे कि या तो जाति जनगणना करा लो या ओबीसी कॉलम रख लो, आप कॉलम हटा दो, जाति के आधार पर करो, क्योंकि हमें तो पता है ना कौन जाति कहाँ है, वो तो सबके पास लिस्ट है, उस आधार पे टोटल संख्या निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल राउंड फिगर जो भी है वो सब उस आधार पे टोटल फिगर निकल आएगा ओबीसी का। तो लेकिन अगर जाति जनगणना नहीं होती है तो दिक्कत है, उससे हमारे झगड़े खत्म नहीं होंगे और दुश्मन जो हमें तोड़ने की साजिश रच रहा है, जो करता आया है, वो लगातार उसकी जारी रहेगी और हम आपस में लड़ते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओबीसी की संयुक्त गणना से एकता बनेगी। भाई मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर एकता की इतनी परवाह है तो फिर वर्गीकरण क्या करा रहे हो? इतनी परवाह है, वर्गीकरण क्या करा रहे हो? क्या कह रहे हो कि फलाक आ गया, फलाक आ गया? तो मैं देखिए क्लियर बोल देता हूँ, जो भी बात है मुझे बहुत ज़्यादा घुमा करके बोलने की आदत नहीं है और मैं गांव का आदमी हूँ, गांव में पला बड़ा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा चालाकी करना नहीं आता है, शब्दों का मायाजाल बिखेरना नहीं आता, इसलिए मैं सीधा बोलता हूँ। तो आप कमेंट में आप भी बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, जाति की जनगणना होनी चाहिए या ओबीसी का बस एक जगह गिन लिया जाए टोटल और राउंड फिगर दे दिया जाए, बस हो गया, आप और हम सब उसमें खुश रहें। ये पूरा मसला है, इसको लेकर के पूरी तरीके से बढ़ के। बाकी 2025 में सरकार ने जनगणना कराने का बात कही है, लेकिन उसमें जातियों की गिनती नहीं करा रही है और डिजिटल जनगणना करा रही है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसलिए मैं अगले वीडियो में सरकार की चालाकियाँ क्या है और क्यों नहीं कराना चाहती उस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।